नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि सुधार विधेयक के विरोध पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। बोले, किसानों को मकड़जाल से मुक्त नहीं होने देना चाहते विरोधी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुम्हारी कला के लिए वितरित किए विद्युत चालित चाक। कहा, प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में बढ़ाया जाएगा मिट्टी के गमलों और उपकरणों का इस्तेमाल। भाजपा कोर कमेटी की देहरादून में हुई बैठक। 17 को प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। राज्य के सभी 252 मंडलों में होंगे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग। और अनलॉक के तहत छूट मिलने के बाद प्रदेश के पर्यटन स्थल हुए गुलजार, लैंसडॉन और नैनीताल में छुट्टियों का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कृषि सुधार विधेयकों का विरोध करने के लिए कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया। हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो लोग किसानों को अपने मकड़जाल में फंसाए रखकर धंधेबाजी करते थे, वे नहीं चाहते कि किसान इससे मुक्त हो। कृषि सुधार विधेयकों से बिचौलिए खत्म होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। किसानों की हित में उनको उस मुक्त किया जा रहा है, उन बंधनों से मुक्त किया जा रहा है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए था। लेकिन कठिनाई ये है कि अपने जो धंधे चौपट हो जाएंगे, किसान को बकरजाल में वो करके अपनी कंपनियों को जो हजारों करोड़ का लाभ उठाते थे, अब इसे नहीं उठा पाएंगे, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। इसलिए परेशानी है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मकसद तो लोगों के समझ में आ गया। मुझे आश्चर्य होता है कि 2013 में ये राहुल गांधी जी ये कहते थे कि हमारे जो 12 राज्य हैं वहाँ फल और सब्जियों से APMC एक्ट से उसको बाहर कर देंगे। अब आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और आपके तो घोषणा पत्र में है, ये जो चुनाव के समय आपने घोषणा पत्र में ये कहा कि किसान को जो ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, यह घोषणा पत्र में है। किसान कांग्रेस में पहले कम से कम इतना माफी मांग लो कि हम झूठ थे, गलत थे, घोषणा पत्र में छल कपट लाते हैं और तब जाकर के जनता के सामने आओ। केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि देश के अन्नदाता को कैसे सशक्त बनाया जाए, ये कृषि सुधार विधेयक का मकसद है। उन्होंने कहा कि किसान अगर अपनी फसल कहीं भी बेचना चाहता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे विरोधियों को क्या परेशानी है? अन्नदाता को देश से आंखों पर कैसे रख सकता है और उसकी सक्रियता, सुदृढ़ता और उसको ताकतवर कैसे बना सकता है, ये इस बिल का मकसद है। फसल को बेचना चाहता है और टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको, तो आपको किस बात का पेट दर्द हो रहा है, बताएं तो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून स्थित माटी कला बोर्ड के कार्यालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कुम्हारी कला के लिए विद्युत चालित चाक वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माटी कला के लिए प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। माटी कला बोर्ड को मिट्टी गूंथने वाली 200 मशीनें दी जाएंगी। उन्होंने मिट्टी के कार्यों से जुड़े शिल्पकारों का डाटाबेस तैयार करने और ऐसे स्थान चिन्हित करने को कहा जहां इस शिल्प पर आधारित कार्य अधिक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी के उपकरण बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी वाले स्थानों को चिन्हित करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक प्रतिबंधित होने से मिट्टी के उपकरणों की डिमांड बढ़ी है। त्योहारी सीजन और उसके बाद हरिद्वार कुंभ में मिट्टी के उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ेगी, इसलिए जरूरी है कि बाजार की मांग के हिसाब से पूर्ति की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भी मिट्टी के उपकरणों और गमलों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक विनोद चमोली ने कहा कि विभिन्न मेलों में माटी कला बोर्ड के स्टॉल लगने चाहिए, जिससे इस कार्य से जुड़े लोगों को अपने उत्पादों को बेचने में मदद मिलेगी। देहरादून में आज उत्तराखंड भाजपा की कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया कि कल से पार्टी की जिलों की प्रशिक्षण कार्य योजना बैठकें होंगी, जो 10 अक्टूबर तक
चलेंगी। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे। इनके लिए 31 समूह बनाए गए हैं। मंडलों में होने वाले 2 दिन के प्रशिक्षण शिविरों में 8 विषयों पर चर्चा होगी। ये विषय संबंधित प्रमुखों को दे दिए गए हैं। प्रशिक्षण वर्ग प्रदेश के सभी 252 मंडलों में होंगे। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर को जिला समन्वय समितियों के सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण देहरादून में आयोजित किया जाएगा। भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय का देहरादून में 17 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी व मोर्चों की घोषणा अगले 3 दिन में कर दी जाएगी। इससे पहले कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। अनलॉक में कई तरह की छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इसके चलते पर्यटन आधारित विभिन्न पहाड़ी शहर भीड़ से गुलजार होने लगे हैं। राजधानी देहरादून में भी विभिन्न पर्यटन स्थलों और पिकनिक स्पॉट्स पर भी लोगों की आमद शुरू हो गई है। मार्च के बाद से करीब 6 माह तक सुनसान रहे सहस्त्रधारा और गुच्चू पानी समेत विभिन्न पर्यटन स्थलों पर रविवार को लोगों की भीड़ रही। गढ़वाल मंडल के प्रमुख पर्यटन नगरों में शामिल लैंसडाउन में भी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे स्थानीय होटल व्यवसायियों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह में सभी कमरे बुक हो चुके हैं। किसी भी पर्यटक को कोरोना से बचाव के सभी एहतियाती उपाय सुनिश्चित होने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बाजारों में पर्यटकों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। तारीख से सरकार ने खोला तो लगातार बुकिंग आ रही है। रूम देने का तरीका है, पहले तो हम सबसे पहले टूरिस्ट का जो टेम्परेचर है स्कैनिंग उसको करते हैं, सैनिटाइज करते हैं और यदि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको हम सलाह देते हैं कि आप वापस चले जाइए और जिनका ठीक रहता है उनको कमरा देते हैं। रूम देने से पहले टूरिस्ट के सामान को टूरिस्ट को सैनिटाइज किया जाता है। कमरों को हम सैनिटाइज करके रखते हैं। जो भी कमरा चेकआउट होता है उसको पूरे कमरे को अंदर सैनिटाइज किया जाता है। हम लोगों ने अपनी दुकान में एक तो बिना मास्क की दुकान अलाउड नहीं किया है। बिना मास्क के हम अपनी दुकान में नहीं आने देते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग उनसे पूरे पालन करने को कहते हैं। हमारी दुकानों में सैनिटाइजर का प्रयोग रहता है, लोग सैनिटाइजर का यूज करते हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे निवेदन भी करते हैं कि कम से कम आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क का प्रयोग करें। पर्यटक भी अनलॉक के तहत तमाम रियायतें मिलने से राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि लैंसडाउन आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है। इस बीच छावनी परिषद लैंसडाउन के मुख्य अधिशासी अधिकारी भूपति रोहित ने बताया कि सभी पर्यटकों पर नजर रखी जा रही है। यदि किसी पर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। अक्टूबर में जहाँ पे मुझे और जगह इतनी गर्मी मिल रही थी दिल्ली में, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा मौसम है। मतलब एक नेचुरल सा फील है क्योंकि व्हीकल बहुत कम है, लोग कम है, अभी लोग कम जानते हैं इस जगह को, तो उसके करके काफ़ी अच्छा है। जैसा गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस की, मास्क लगा के रखो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो यहाँ पे तो नेचुरली हो जा रहा है कि लोग भी कम है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो उसका काफ़ी अच्छा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप मेंटेन हो रही है। हमने पीआरडी जवानों को डेप्यूट किया है फील्ड पे, जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी मास्क पहनने का नॉर्म्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो भी अभी टूरिस्ट आने वाले हैं, अभी बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग वीकेंड, तो उसके लिए जो भी पार्किंग व्यवस्था होती है, हमने फील्ड में पार्किंग व्यवस्था का भी अरेंजमेंट करवाया। तो छावनी परिषद की तरफ से तो हमने सारे स्टेप्स लिए हैं। अभी जनता के ऊपर है, जनता कितना रिस्पॉन्सिबल होगा वो देखना पड़ेगा। नैनीताल में भी अनलॉक में प्रदेश सरकार की ओर से मिली छूट के बाद काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। नैनीताल जिले के पर्वतीय इलाकों के सारे होटल पर्यटकों से भर गए हैं। कई महीनों से परेशान होटल कारोबारियों के चेहरे पर पर्यटकों की भीड़ आने से खिल गए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से उनकी आय में भी इजाफा होने लगा है। मैं सरकार का सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर से सारे टूरिस्ट के लिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए ओपन किया है, क्योंकि हम लोगों का पूरा सीज़न ख़त्म हो गया था कोरोना की वजह से और हम लोग बंद होने की कगार पे थे लंबे समय तक।
बट अब सरकार ने जब ये कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया है तो ये 2 अक्टूबर से काफ़ी गेस्ट आए हैं और सारे गेस्ट हमारे सिग्नल रिजॉर्ट में सरकार के दिशा निर्देशों के पूरा पालन कर रहे हैं। हम सारे SOPs जो सरकार ने दे रखी हैं वो फॉलो कर रहे हैं। सारे रूम्स कोरोना की वजह से महीनों तक घरों में रहे लोग अब पर्यटन स्थलों का रुख करके काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे सुकून मिल रहा है। अभी 7 महीने से अंदर ही बैठे हुए हैं। इट वाज सो डिफिकल्ट टू हैंडल द लॉकडाउन, सो हमने डिसाइड कर ही लिया कि अब निकलते हैं। बट यहाँ सेफ लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। मन में डर तो था ही कि है कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, बट ये हमारा कर्तव्य है कि हम सावधानी बरकरार रखते हुए हम लोग आए हैं। छुट्टी थी, लॉन्ग वीकेंड, हर जगह आदमी क्या है कि मोनोटोनस लाइफ जी रहा था, घर में बंद है, एक ही रूटीन है, ऑफिस, घर, खाना, बच्चे। अब थोड़ा सा बाहर निकला है तो जो एक मेंटल पीस होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। बाहर निकल सकते हैं आप, बट थोड़ी सेफ्टी रख के कि हाँ मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने पास सैनिटाइजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी टच कर रहे हैं तो फिर हम साफ कर रहे हैं अपने हाथों। अल्मोड़ा स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय प्रदेश का एकमात्र ऐसा राजकीय संग्रहालय है जिसमें उत्तराखंड के पुरातत्व, इतिहास, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन से जुड़ी चीजों व वाद्य यंत्र व विभिन्न कलाओं को सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में लोक कला, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, लोक देवता, हमारी आराध्य देवी के विभिन्न स्वरूप, जीबीपंत आदि नाम से विथिकाएं बनाई गई हैं। मुख्य द्वार पर 16वीं शताब्दी और इससे पूर्व की प्रतिमाएं रखी गई हैं। उधमसिंह नगर जिले के नानकमत्ता क्षेत्र के खमरिया से लाई गई लगभग 150 वर्ष पुरानी नाव संग्रहालय के परिसर में रखी गई है। ये नाव पर्यटकों और छात्र छात्राओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी व राजकीय संग्रहालय प्रभारी डॉक्टर चंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ये नाव पूर्णतः लोहे की है जिसका वजन 25 से 30 कुंतल के बीच है। ये नाव 1930 के दशक में नानकमत्ता डैम के टूटने से डहरिया में वहां के लोगों को मिली थी। भौतिक विज्ञान विभाग के सत्यापन के बाद इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने के लिए 2015 में अल्मोड़ा स्थित संग्रहालय में लाया गया था। उत्तराखंड राज्य का ये प्रथम संग्रहालय है। अभी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ पर कोई भी संग्रहालय नहीं था, केवल एकमात्र संग्रहालय पंडित गोविंद पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा है। और यहाँ पर हमारे विभिन्न क्षेत्रों से एंटिक्विटीज रखे, प्रोसेस रखे हुए हैं, प्रदर्शन में रखे हुए हैं, कई विथिकाएं हैं। और इन विधिकाओं में जगह जगह से हमने इसमें ये कहना चाहिए कि लोक विधा, विष्णु प्रतिमाएं, शाक्त प्रतिमाएं, विविध इस प्रकार से हमने एंटिक्विटीज रखे हैं। कुछ हमारे एंटिक्विटीज रिजर्व में भी हैं क्योंकि डिस्प्ले के लिए हमारे पास इतना संसाधन नहीं है। फिर भी हम जो है हर दूसरे या तीसरे महीने में बदलते रहते हैं, एंटिक्विटीज को बदलते, प्रोसेस को बदलते रहते हैं। हमारे संग्रहालय में इस समय 5 गैलरी हैं जिसमें हमारी जो मुख्य जो पहली गैलरी है उसको जो कुमाऊं की जो संस्कृति है उसको हम आर्ट गैलरी कहते हैं। उसमें हमने जितने हमारे कुमाऊं के जो महिलाओं के जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, जो कुमाऊनी पहाड़ी, जितने जो आर्ट हैं, जितने सूर्य पेंटिंग है, चाहे जितनी अल्पना है, वो सब हमने उनको सजो कर रखा गया है जिससे जितने पर्यटक आए वो समझ सकें कि कुमाऊं का कल्चर किस तरह से है, उसको पूरा उस तरह से रखा गया है। टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र को बाकी हिस्सों से मोटर मार्ग के जरिए जोड़ने के लिए बनाए गए डोबरा चांठी पुल पर आज भार क्षमता के लिए वाहनों का ट्रायल शुरू हुआ। लोक निर्माण विभाग की निगरानी में पुल पर 14 वाहनों को पूरे लोड के साथ 30-30 मीटर की दूरी पर खड़ा किया गया। अधिकारियों ने ट्रायल को सफल बताया है। टिहरी बांध की झील के कारण प्रतापनगर क्षेत्र की जिला मुख्यालय से दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसे देखते हुए डोबरा चांठी पुल का निर्माण किया गया है। करीब 440 मीटर लंबे इस पुल को देश का सबसे बड़ा मोटरेबल पुल बताया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पुल पर आवाजाही आरंभ हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पुल के उद्घाटन का आग्रह किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखें ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। नमस्कार।